पहले शिनाख्त थी। There is some issue happening in between. Hope all are getting my voice. सबको आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्रेजेंट स्टेट्स की बात करें आरटीआई एक्ट की J&K में, मुझे लगता है इस वक्त अगर हम पहले आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स रिगार्डिंग आरटीआई अवेयरनेस। तो अगर हम अवेयरनेस के लिहाज से बात करेंगे कि अवेयरनेस कितनी हुई है इसके बाद, मुझे नहीं लगता है कोई वर्कशॉप कंडक्ट किया गया हो। चाहे हम अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें या आप अपने डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें, कितने अवेयरनेस कैंप हमने किए हैं और कितना गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि आई कैन क्लियरली से कि इस टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम है कि आरटीआई अवेयरनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसमें कम से कम गवर्नमेंट को एक क्या बोलते हैं इसको, ये इवेंट्स कंडक्ट करने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में आरटीआई अवेयरनेस के रिगार्डिंग, जैसे पहले हुआ करता था। इस वक्त हमें नहीं लगता है कोई इसमें पहल हो रही है ऊपर लेवल से। चाहे हम सिविल सेक्रेटरी की बात करें या एलजी ऑफिस से कोई ऑर्डर निकल रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं इस मसले से, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस पे ध्यान दे रहा है। तो इस तरह से ये लग रहा है कि ये आरटीआई एक्ट जो है इसको वीक किया जा रहा है, इसको कमजोर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्टिविस्ट है जो काम करना चाहते हैं उनका भी जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि अब हमें लग रहा है कि वहां पे कोई आउटकम नहीं है। तो कोई बंदा अब सीआईसी में अपील करेगा, वो बेचारा सोचता है कि मेरा टाइम कब आएगा, तब तक मैं वो इंफॉर्मेशन कितना टाइम में कलेक्ट करूंगा। यहाँ से हमारे पास एक प्रोविजन है लॉ में जिसको हम ऐसे they have to provide information like within 24 hours, like there is a question of someone's life। मगर वहां पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि आरटीआई एक्ट जो है ये यहाँ पे कंप्लीट फेलियर है। आपको 7-7 महीने 8-8 महीने आपकी एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके बाद सीआईसी आपकी बात नहीं सुन रहा है, सीआईसी में आपकी लिस्टिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे J&K में, यहाँ पे गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए ताकि जो हियरिंग्स है चाहिए, ताकि जो हमारी अपील्स है उनको यहाँ पे सुना जाए। क्योंकि एक बंदा क्या कर सकता है कि वो दिल्ली में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपना केस डालेगा, वहां उसको कितना फिर आप देखेंगे उनको कितना वर्कलोड होता है और हमारे हमारे केसेस की लिस्टिंग ही नहीं हो रही है वहां पे। तो इस तरह से जो ये जो दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टैकल्स आर कमिंग, वहां जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आरटीआई एक्ट जो है वो वीक हो रहा है। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड ऑल टेक मेजर्स। हमने इसके रिगार्डिंग हमने इवन इफ वी नीड, हमने चीफ सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए कि इस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट्स हम ये फेस कर रहे हैं, ये इश्यूज फेस कर रहे हैं आज की डेट में। तो इसके बगैर भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे ऑनलाइन आरटीआई की बात हम करेंगे तो ऑनलाइन आरटीआई भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। तो मुझे लगता है इरफान साहब के पास इसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी तो वो इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। तो मेरा ये जो है, ये मेरा सिर्फ कंक्लूजन ये है कि मुझे आज की डेट में सिर्फ इतना नजर आ रहा है कंक्लूजन पे कि आरटीआई एक्ट हैज बीन वीक बाय द गवर्नमेंट। इट इज नॉट बीइंग एम्पावर्ड डिस्पाइट वी वर सेड कि जब हमारा आर्टिकल 370 रिवोक किया गया उस टाइम पे हमें बोला गया कि वी विल एम्पावर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मगर मुझे नहीं लग रहा है, इस तरह से मुझे लग रहा है कि हमें डिसएम्पावर किया गया है। क्योंकि आज आप देखेंगे आरटीआई एक्ट की हालत क्या है यहाँ पे, आरटीआई एक्टिविस्ट की हालत क्या है यहाँ पे। क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन वी यूज्ड टू बी एन एक्टिविस्ट, तो हम लोग जो है एक हफ्ते में कम से कम एक स्टोरी हम करते थे और वो सक्सेसफुल स्टोरी आज भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। इरफान साहब को पता है हमने कितना काम किया है, चाहे हमने कोई सोशल इशू को उठा के काम किया है, बट देयर वाज अ गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टाइम। तो आज की अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि देयर इज एनीवन हु इज गोइंग टू लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स, हु इज गोइंग टू लिसन टू आवर ग्रीवेंसेस। तो इस तरह के इश्यूज है, चैलेंज है जिनको हमने टैकल करना है, जिनको हमने फेस करना है और प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये चीज हमने कन्वे करना है। ओवर टू यू इरफान साहब, आप मोर इस पे कुछ बोल सकते हैं। तो ये मेरी अपनी तरफ से थोड़ी सी रोशनी डाली मैंने। तो ओवर टू यू, यू कुड प्रोबेबली मेक इट मच मोर बेटर क्योंकि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। ओवर टू यू सर। थैंक यू करार साहब। आपकी जो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, लाइक एक टाइम का इशू आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब अपना कमीशन था J&K SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वहां पे हमें पता था कि 60 से 120 दिन तक यानी 4 महीनों में हमारी सेकंड अपील डिसाइड होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एक बिल्कुल। लाइबिलिटी कमीशन के लिए आरटीए एक्ट में, जो हमारा J&K RTA एक्ट था उसमें ये मतलब वहां पे क्लॉज ही था
कि 120 दिन के अंदर उनको अपील को हियर करना है और उसको डिसाइड करना है। तो ये एक दिक्कत है, मतलब पहले दिल्ली जाने में, दिल्ली तक अपनी अपील चाहे ऑनलाइन होगा, पहले हमें ऑनलाइन अपील करना ही नहीं आता है, फिर अगर कोई फिज़िकली डालेगा, वहाँ तक भेजना, सब तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं। दीज़ वर यू हैव रियली हाइलाइटेड दीज़ थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर। तो दूसरी एक चीज़ आपने दूसरी तरफ से बताया कि 48 घंटों के अंदर लाइफ एंड लिबर्टी क्लास के Yes. अंडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती थी। वो एक वो मतलब खासियत थी आरटीआई की। आरटीआई एक्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, मतलब 48 घंटों के अंदर आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को अकाउंटेबल बनाते थे। लाइक अगर पुलिस किसी को बंद करती या किसी भी केस के मामले में, आप उसके एफआईआर का कॉपी विद इन 48 आवर्स मांग सकते थे, या वहां पे कौन सी कार्रवाई हो रही है 48 घंटों के अंदर। ये लाइफ एंड लिबर्टी क्लॉज था, इतना इम्पोर्टेंट और इतना स्ट्रांग है आरटीआई एक्ट। लेकिन साथ में ही आपका ये बताना कि कमीशन ना होने की वजह से ये वीक हो रहा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और मतलब आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के टाइम ये बताया गया कि यहाँ पे लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल आरटीआई एक्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक भी अवेयरनेस प्रोग्राम आरटीआई के रिलेटेड कहीं पे नहीं हुआ है। 1000 से मतलब ज्यादा दिन हो गए, तब से 3 साल से ज्यादा हो गया टाइम, but unfortunately no event has taken place। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने ये मतलब आज एक आर्टिकल भेजा था पब्लिशिंग के लिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में वो पब्लिश किया, कल शायद वो प्रिंट में भी आएगा। उसमें मैंने भी कोशिश की थी कि इन चीजों को हाईलाइट करूं, कंपेयर करूं। शायद ये बेटर रहेगा कि अगर हम वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लें। लाइक पहले हमारे पास J&K RT एक्ट 2009 था, अब सेंट्रल RTA एक्ट है 31 अक्टूबर 2019 से। तो जो J&K RT एक्ट था उसमें अपना एक कमीशन था जिसमें 3 मेंबर्स होते थे। एक तो कश्मीर में था, एक जम्मू के लिए था, और एक कॉमन था इन दोनों के लिए जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बताते थे। वो यहाँ पे J&K का अपना था। तो अभी एक भी कमिश्नर यहाँ पे नहीं है। तो एक इशू ये भी आता है, लाइक अगर हम अपील करते हैं मसलन दिल्ली में, लैंग्वेज का बैरियर आता है। मैंने खुद देखा अपनी हियरिंग में, 2 साल के बाद हियरिंग की मतलब हियरिंग होगी मेरी अपील की 2 साल के बाद, जो यहाँ पे 2 महीनों में होता था, 2 साल के बाद हो गया। और फिर वहां पे जो कमिश्नर था उसकी लैंग्वेज, उसका हिंदी बोलना और मेरा यहाँ से उर्दू बोलना, दैट वाज अ बिग बैरियर। जो भी वो बता रहा था मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, फिर भी कोशिश करके मैंने कुछ कर दिया। अब अगर एक आम आदमी जो जिनके लिए ये बोला जाता है कि आरटीआई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक जो नरेगा में ये या रूरल डेवलपमेंट में आरटीआई करते हैं, बाकी चीज, वो ज्यादातर अनपढ़ होते हैं। लैंग्वेज का एक बैरियर जो रहता है, सीआईसी जब दिल्ली से होगा या किसी और इलाके से होगा पूरे हिंदुस्तान में से, कश्मीर का वहां पे कोई नहीं है। मैंने ये सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट जम्मू और कश्मीर से एक कमिश्नर हो जिसको पता हो जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। ये मैंने आर्टिकल के थ्रू बताना चाहा है कि आप एटलीस्ट यहाँ का एक कमिश्नर, अगर आप उसको दिल्ली में ही रखोगे, क्योंकि इनका एक अपना रूल है सेंट्रल लॉ में कि आप यूटीज में कमीशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। स्टेट्स में कमीशन एस्टेब्लिश होगा लेकिन यूटीज में नहीं होगा। बदकिस्मती हम अभी यूटी है, यहाँ पे कमीशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता है। तो अब एक चीज हो सकती है कि आप इस यूटी से एक कमिश्नर तो रख दो, या एक बेंच यहाँ पे जम्मू या कश्मीर में खड़ा कर दो जहाँ पे सेकंड अपील्स हो, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। दैट कुड बी एन ऑप्शन अगर आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। तो मतलब एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि J&K में डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो एक तरफ से मतलब ये भी एक चीज है कि पूरे हिंदुस्तान में सबको अब राइट है, वो जम्मू कश्मीर में किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था J&K RT एक्ट में, वो सिर्फ सेंट्रल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते थे। तो उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन हमारे लिए दिक्कतें हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा J&K ही की है जो आरटीए फाइल करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि मतलब आरटीए फाइल करने में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले कि मैं सजाद साहब को यहाँ पे इनवाइट करूं,
अपने वो रोशनी डालेंगे कि आरटीए कैसे फाइल करते हैं। तो मैं कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक हमारे पास जो अभी मैं बता रहा था वेबसाइट थी JKSIC, तो उसपे पूरा रिपॉजिटरी बन गया था वो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, इतने सारे ऑर्डर्स थे जो डिफरेंट तरीकों से काम आ सकते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को J&K आरटीआई ये फाउंडेशन ने लिखा भी कि आप इनको वहां पे अपने डेटाबेस में डाल के पब्लिक के लिए अवेलेबल रखें, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज भी नहीं होगी। जो भी 9 साल मतलब 2009 से 2019 तक 10 साल में जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे थी वो सारी गायब हो गई। आम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम बोल रहे हैं ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस में भी तो वो भी आता है कि उसको वेबसाइट पे डाल दो। एटलीस्ट दिस शुड हैपन। तो वो भी एक बदकिस्मती है। और एक चीज ये है कि फर्स्ट अपील जो होती थी यहाँ पे, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को एक पावर था आरटीआई, स्टेट आरटीआई एक्ट में उनको एक पावर था, वो रिकमेंडेशन लिख सकते थे कि इस जो पीआईओ काम अच्छे से नहीं करता उसके लिए रिकमेंड कर सकते थे मतलब कमिश्नर के इसमें ऑफिस में कि इसको आप पेनलाइज करें। लेकिन अब वो भी प्रोविजन नहीं है। बहुत सारी वीकनेसेस है सेंट्रल आरटीआई लॉ में, तो इनको समझने की जरूरत है। अब अगर एटलीस्ट यही होता कि हमें यहाँ पे कुछ अवेयरनेस हो जाती इनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स में, तो शायद आरटीआई की वो जान फिर से आ सकती थी। सो आपने अच्छे से ये बोला, तो आप अगर कुछ रिप्लाई में बोलना चाहेंगे यू कैन प्लीज। नहीं, आई थिंक एज आई हैव बीन सेइंग यू हैव बेटर नॉलेज देन मी रिगार्डिंग ऑल दिस, तो मैं आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काम भी मेरा भी सिर्फ ये को हम ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बनिस्बत के वी जस्ट डू द मीटिंग्स एंड वी जस्ट कम ऑनलाइन। माय पर्पस हैज बीन ऑलवेज दैट वी शुड शो वर्क ऑन द ग्राउंड। ये मेरा पर्पस रहा है और हम इसको आगे तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वी शुड स्ट्रेंथन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी शुड कम क्लियर विद द गवर्नमेंट कि आप हमारे आरटीआई लॉज को क्यों यहाँ पे वीक कर रहे हैं, जबकि आप लोगों ने खुद बोला था आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 देयर विल बी एम्पावरमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक, जो कि हो नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो इसके रिगार्डिंग आज की अगर आप डेट की बात करें तो बीइंग एन एक्टिविस्ट आई टुडे हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स कि मुझे आज की डेट में ये भी नहीं पता है कि अगर हम आरटीआई फाइल करेंगे तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट। आज की डेट में ये चीज में भी मैं भूल गया हूँ क्योंकि वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम एट ऑल इन टुडेस टाइम। इस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है, इस तरह से वीक किया गया हमारे आरटीआई एक्ट को, क्योंकि हमारा एक अपना स्टेट था, अपना कमीशन था, वो हमने खो दिया। अब आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए कि हम आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन करें जे में। आई थिंक वी ऑल शुड डिस्कस इट इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आपने जो भी पॉइंट्स उठाए वी शुड डेफिनेटली टेक इट टू द गवर्नमेंट, और हमने ये प्रिंट मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जहां जितना भी हो सके हमने इसको पब्लिश करना चाहिए। हमने गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है इनका जल्द से जल्द अजाला हो जाए, ताकि जो आरटीआई एक्ट है उससे थोड़ा ये लगे लोगों को यहाँ पे कि देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज जस्टिस, देयर इज एब्सोल्युटली गुड गवर्नेंस, जिसकी ये बात करते हैं। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस हमें अभी ग्राउंड लेवल पे उतना कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज है जिन पे हमें काम करना है और जिन पे हमें आगे भी देखना है। तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे इसमें। ओवर टू यू मिस्टर इरफान साहब, यू कैन प्रोसीड आल्सो। और सिर्फ मुझे एक बात कहनी है, वो ये कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, आई डोंट नो वेदर दे आर लिसनिंग टू दिस और नॉट, वो हमारी इस आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। वो अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं वो भी बेशक अपने सवालात रख सकते हैं, वो भी कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं। ये मीटिंग आप समझिए यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं बैठे हैं, कोई कमिश्नर नहीं बैठा है। आप सारे हम सारे दोस्त एक साथ हैं। कुछ भी आप सवाल करना चाहते हैं फील कर सकते हैं, और उससे इंटरेस्ट बेनिफिट शुड बी जो देंगे हम चाहते हैं सारे लोग इसमें बात करें, तो ये जरूरी चीज है। ओवर टू इरफान साहब। बिल्कुल। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज, कोई भी सजेशन है वो बता सकते हैं प्लीज। तो एक और चीज जो है मैंने इस आर्टिकल में मेंशन की थी वो है कि जे एंड के
जो इन्होंने लास्ट ईयर जो एनुअल रिपोर्ट था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का लास्ट ईयर, उसमें J&K सबसे पीछे पड़ता है। 17 पॉइंट देखो, आरटीए लॉज में पीआईओज को लास्ट में अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी इनको J&K का लेजिस्लेचर सारा रिपोर्ट मांगता था हर साल। तो Yes. अब सेंट्रल लॉ में ये है कि पार्लियामेंट इनको सारा इंफॉर्मेशन मांगता है, सारी डिटेल मांगता है, उसको हम रिटर्न बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। वो नॉर्मली इनको 3-3 महीनों के बाद वो रिटर्न भरना पड़ता है, कितनी आरटीए एप्लीकेशंस आई, क्या उन पे कौन सी कार्रवाई होगी, कितने डिस्पोज हो गए। बदकिस्मती ये है कि J&K का जो अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन एक्ट की जो CIC की वेबसाइट जो है, उसमें जो मतलब J&K का डेटा है दैट इज ओनली 17.50%, 17%, जबकि बाकी स्टेटों का 100% है, 95% से ऊपर है, 100%। तो यहाँ पे भी ये पता चलता है कि J&K के जो PIOs है वो अकाउंटेबल नहीं है, J&K से उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके भी कुछ रीजन हो सकते हैं, लाइक एक रीजन ये हो सकता है कि उनको पता है कि अब दिल्ली से हमें कौन पकड़ने आएगा, दिल्ली से कौन पूछेगा, वहां से यहाँ तक बैरियर है, जियोग्राफिकल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, वर्क कल्चर का बैरियर है, हर तरीके का बैरियर है। एक तो ये रीजन हो सकती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि दिल्ली वाले यहाँ तक उनकी अच्छे से पहुंच नहीं है, वो इसको कंट्रोल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो एक और चीज हो सकती है। तो आपका इसमें क्या कहना है करार साहब? और एक चीज ये आपने जो बताया था पेंडेंसी, एक और चीज मैंने देखी कि सिर्फ 850 केस अभी तक हियर हो गए हैं 2019 से अभी तक J&K से। 850 का मतलब ये है कि हर दिन ये एक केस उठाते हैं J&K से। तो जबकि जब हमारा J&K का कमीशन था उसमें हर दिन 15 केसेस होते थे, मतलब 15 अपील यहाँ पे हियर। दिल्ली में सिर्फ एक केस हियर होता है, इट मींस 90% से कम ये हो गया है, मतलब इतना वीक हो गया है आरटीआई। तो इसको हम कैसे मतलब प्रमोट कर सकते हैं, इसको कैसे गवर्नमेंट को समझाएंगे? एनी सजेशंस फ्रॉम एनीबॉडी इन द ग्रुप? I think rest of the participants who are there online, they should also come forward. वो भी बात करें और बताएं, अपनी suggestions दे सकते हैं। यहाँ पे मकबूल साहब है, मकबूल साहब अभी। मकबूल साहब तो बात ही नहीं कर रहे आज। मकबूल साहब, are you there? मकबूल साहब, हाँ, मकबूल साहब आ गए। Assalamu alaikum to everybody. वालेकुम सलाम। Yes, I am here, but I need little 15 minutes. I'll speak on 1 p.m. okay. If you ओके, तब तक All right, हमारे fine, पास सजाद साहब भी है बोलने के लिए। कोई नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सजाद साहब, if you are there. We have Mr. Harshid Kumar Saab, Uzma Rashid ji is there, Arshid Hussain Saab is there. Any one of them or Maqbul Saab who could probably speak. देखिए, इंटरैक्टिव सेशन में हर एक को बोलना जरूरी होता है। ये नहीं है हम ये समझेंगे चले, देखिए बाद में हम बातें करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। The session has to be interactive. हाँ, हर्षित कुमार जी है हमारे, ये बाहर से है। जैसे मैंने पहले भी बोला, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मेंबर्स से, चाहे आपके साथ छोटा वो आप करें, बेशक ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, ये हमारे पास इस वक्त इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इसका हम फायदा उठाएं। इरफान साहब, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, टू मेक आरटीए एक्ट इन J&K वेरी स्ट्रॉन्ग वी नीड टू मेक आरटीए फाउंडेशन वेरी फंक्शनल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हु इज ये राइटिंग? हम सब बोलते हैं, हम भी मतलब ये बोलते हैं, बट हु इज रेडी? ये बात नो नो, मिस्टर इरफान साहब, हु हैज रिटन दिस? ये उज़मा रशीद है कोई नाम,
Okay. participant. I think she should also introduce herself. मैं लिखता हूँ comments में. Please ask her to introduce. नहीं करा क्या बस क्या असल चीज ये तो बदेस्ती का बोलने का ये था उस्मान रशीद, आप अगर प्लीज मतलब आपकी अगर कोई और भी सजेशन है इंट्रोड्यूस का, हम ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट सजेशंस तो आप बता सकते हैं अगर कोई और भी सजेशंस है, क्योंकि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है। तो आप अगर इंट्रोड्यूस भी करें तो इट वुड बी बेटर। और सजाद साहब, शायद सजाद साहब आ गए आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सजाद साहब एक इम्पोर्टेंट आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने मुझे लगता है मेरे से पहले भी काम स्टार्ट किया था। आई थिंक ही इज द पर्सन अलॉन्ग विद अंजान बिलाल जिनको मैंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, अगर मैंने किसी को देखा फील्ड में काम करते हुए, दैट वाज सजाद साहब और अंजान बिलाल। ये एक मतलब मिल के ही आते थे हमारे ऑफिस पे मागाम में या बाकी जगहों पे। बांडीपुरा में निगरानी में ही जब शाह फैसल वहां पे डीसी थे, सिर्फ एक हियरिंग हुई है, पब्लिक हियरिंग जम्मू कश्मीर में, और उसमें जो लीड रोल था वो सजाद साहब का था। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और जहाँ पे मास एप्लीकेशंस में 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस फाइल हुई थी। तो पहले हम सजाद साहब को ये मतलब इनका जो टॉपिक है दैट इज आरटीआई, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अवेयरनेस ऑफ आरटीआई। गवर्नमेंट की कौन सी जिम्मेदारी है आरटीआई की अवेयरनेस में। तो आरटीआई उनकी जिम्मेदारी है कि आरटीआई की अवेयरनेस लोगों में बढ़ा दें। ये तो उनका टॉपिक है ही, लेकिन हम उनसे ये भी सुनना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे किया था। तब वो सिर्फ एक पब्लिक हियरिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, और वो इनकी निगरानी में हुई थी तब, जब शाह फैसल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा, और वो भी एक ऐसे इलाके में जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था आरटीआई क्या होता है। मतलब क्योंकि तब सैलाब आया था 2014 में वहां पे, उसके बाद उन्होंने वो पब्लिक हियरिंग कराई थी। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप उस पे भी रोशनी डालें। तो सजाद साहब के लिए मुझे लगता है इंट्रोडक्शन यही है कि ये वो आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनसे मैं तब इंस्पायर्ड था। तो ये चाडोरा में रहते हैं। आप प्लीज स्टार्ट करें सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीज़ें आप सब ठीक होंगे। तो एक करार भाई से बहुत 1 साल शायद के बाद मुलाकात हुई इसी पे वेबिनार पे। जी जी एक्चुअली जितने भी बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको भी मेरा सलाम, और ये कहना चाहते हैं कि आज सभी अपनी ड्यूटी पे मसरूफ थे। जैसे करार साहब ने भी बोला कि मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ, मकबूल साहब भी बिजी है और मैं भी बिजी था मीटिंग में। तो तभी मैंने कहा था कि मुझे 15 मिनट दे ताकि मैं मीटिंग कंप्लीट करके आप लोगों के सामने आ जाऊँ। तो जो मुझे बोलना था तो वो करार भाई ने पहले ही बताया कि यहाँ पे अवेयरनेस जो इससे पहले जो होते थे एप्लीकेशन आप 370 से पहले चाहे हम लोग करते थे, चाहे इन कोलैबोरेशन वो लोग करते थे हमारे साथ, मगर 370 के बाद ऐसा लगता है कि वो टूथलेस टाइगर, जैसे हम 2005, 2007, 2008 में जब हम आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते थे अंडर सेक्शन 2005 करते थे, तब हम बोलते टूथलेस टाइगर, क्योंकि उसमें कोई वो हमारा कमीशन नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थे। तो वैसा आज भी हमारा अब सब लंगड़ा है हमारा आरटीआई, क्योंकि कमीशन नहीं है। अगर कोई हमारे कोई आरटीआई एप्लीकेट भी जाते हैं यहाँ पे किसी ऑफिस में, तो
और फिर जो भी कंसर्न पीआई या एपीआई है उनको पता नहीं है कि 2009 है या 2005, उनको अभी ये नहीं पता है। जो भी एप्लीकेंट है वो अभी भी सम एप्लीकेंट जब वो आरटीआई डालते हैं तो 2009, तो वहाँ से वो भी इंफॉर्मेशन आती है कि 2009 यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मेरा यही है क्योंकि हमारे इरफान साहब हैं, इससे गुजारिश है कि हम इनको पूछेंगे। एक आरटीआई एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं कि आप हमें बताएं 2009 से टिल आपने कितने आरटीआई अवेयरनेस किए जो इनको अंडर सेक्शन 23 करने थे, वो हम इनको आरटीआई डाल सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर इनके पास खुद फंड्स यूटिलाइज करके तो वो अवेयरनेस ऐसा ये नहीं करेंगे। तो अभी अगर हम ये भी कह सकते कि बाहर जितने भी आरटीआई वेबिनार्स में ज्वाइन करता हूँ हर एक वेबिनार, अभी 120 वेबिनार हुए हैं, वो पहुंचे हैं रोजगार गारंटी एक्ट पे। हम अभी आरटीआई एक्ट पे ही हैं, रोजगार गारंटी एक्ट, विसबल प्रोटेक्शन एक्ट, सभी एक्ट वो अभी उस पे काम चल रहे हैं। हम खाली पिछले 2005 से टिल डेट हम आरटीआई पे हैं, आरटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मगर ये बात भी सच है कि 370 के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि उतने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल होते जितने इससे पहले। पहले क्या होता था कि आरटीआई, जब भी हम आरटीआई एप्लीकेशन फाइल डालते थे तो एक वो होता था कि अब चोरी पकड़ेगी ये वो, सारी एप्लीकेशन आज एंटी करप्शन ब्यूरो, पर हम लोगों को पता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो बड़े मुलाजिम को छोड़ते हैं और छोटे छोटे मुलाजिम उन्हीं को पकड़ते हैं और वो ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। और 370 के बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई आरटीआई स्टोरी बनी है। जैसे करार साहब बोल रहे थे अभी थी, इससे पहले तो बहुत सारे आरटीआई ये होते थे सक्सेस स्टोरी, या हमारे ये चलते चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तब से आज तक कोई ना। और लोगों को और हमारे अफसरों को पता चला कि आरटीआई अब वो आरटीआई नहीं रहा, और इनको पता नहीं है। अगर मैं कहीं जाता हूँ आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए तो मुझे पूछते हैं कि इसके बाद क्या होगा, डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते। मैं बोलता कि नहीं भाई, मेरे जब आप कमीशन में आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो मोबाइल के साथ मैं उनको बोलूँगा कि मैं वीडियो करूँ, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो में आ सकते हैं, मगर आप लोगों को जाना पड़ेगा। और पेनल्टी ज़्यादा से ज़्यादा में एक तो पेनल्टी देना पड़ेगा आपको और दिल्ली जाना पड़ेगा, तब तक क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। बट जितने भी हमारे पीआई है जे स्पेशली जे के पीआई है एपीआई, मगर वो वैसे इंफॉर्मेशन नहीं देते थे जैसे 370 से पहले देते थे। तो हमें चाहे कि एक मास आरटी एप्लीकेशन हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, पूछेंगे कि आपने कितने अवेयरनेस किए, और ये भी डीसी से एक रिक्वेस्ट भी कर सकते कि जैसे कि हम बैक टू विलेजेस या कोई इनका किसान प्रोग्राम होता तो उसमें भी एक आरटीआई लोगों को आप अवेयर कर सकते हो। इनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लोक अदालत पे छोड़ के बाकी जो स्कीमें गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिनमें पब्लिक अवेयरनेस होते हैं, उसमें हम ये भी कह सकते हैं आप एक पॉइंट ये भी रखो कि आरटीआई भी अवेयरनेस इसमें दो। बाकी मकबूल साहब आए हैं तो मकबूल साहब इंशाल्लाह। सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये इम्पोर्टेंट मतलब कुछ बातें जिनको मैं फिर से यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, दैट इज कि अवेयरनेस वर्कशॉप्स कितने हो गए 2009 से। मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है अगर हम इस पे आरटीए फाइल करते हैं कि आप हमें 2017 तक 2009 से 2017 तक वर्कशॉप्स हो गई, 2009 के बाद जो वर्कशॉप 2017 के बाद जो वर्कशॉप हो गए, या 2019 के बाद एब्रोगेशन के बाद जो वर्कशॉप्स हो गए, वो भी आप उनका हमें डिटेल दीजिए। उससे शायद हमें सारा पता चलेगा कि कितनी अवेयरनेस हो गई। लेकिन हमें तो ये पता ही है कि कोई अवेयरनेस हो ही नहीं गई। 2019 से पहले जैसे करार साहब ने बताया कि कुछ वर्कशॉप्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप्स हो गए जहाँ पे खुद कमिश्नर आते थे, लाइक खुर्शीद साहब होते थे। तो ऐसे वर्कशॉप्स होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एटलीस्ट पीआईओज को पता चलता था कि आरटीए है यहाँ पे।
तो अभी आपने बताया कि आज के जो मुलाजिम है वहाँ पे मुलाजिम तो वही है, लेकिन उनको अब जहन में ये है कि अब आरटीए खत्म हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि आरटीए वुडो मकले होता है, आरटीए दीज वर द वर्ड्स, आरटीए मकले आ गई। सो उसकी शायद यही वजह है कि अपीलिंग का जो मैकेनिज्म है, उनको पता है यहाँ का कमिश्नर होगा नहीं। जब दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में उनको पता नहीं है वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। तो ये तो है, ये कुछ इम्पोर्टेंट। लेकिन आपकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपने बताया कि आप गवर्नमेंट को हमें अपील करना चाहिए कि जब आप ये बैक टू विलेज स्कीम्स के अंडर जो ये प्रोग्राम्स करते हैं, बाकी प्रोग्राम जो होते हैं, उनके साथ साथ आप ये भी बता दें लोगों को कि अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो आप आरटीए से जानकारी ले सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है जो हम शायद सोशल मीडिया के थ्रू भी या अपनी जहाँ पे भी हम अपील कर सकते हैं, न्यूज रिपोर्ट्स के थ्रू, या शायद गवर्नमेंट को ये लिख भी सकते हैं कि आप एटलीस्ट आरटीए की जिक्र हर प्रोग्राम में किया करें। तो ये भी हमें मालूम है कि आरटीए से वो इरिटेट ही हो जाते हैं, बट वी कैन स्टिल ट्राई इट। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे शेख मकबूल साहब यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनका भी कार्य यही है कि ये 2009 से जे.एंड.के में आरटीए पे काम करते आ रहे हैं और इनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, चाहे पास्ट की बात करें या प्रेजेंटली भी अगर बात करें, ये न्यूज़पेपर्स में लिखते भी रहते हैं आरटीए पे। तो मैदान में इनका खास रोल है। तो मैदान में अभी भी ये काम करते हैं। तो मैदान डेवलपमेंट फोरम का है। तो इनसे गुजारिश है कि ये अपना जो स्पीच है, अकाउंटेबिलिटी जो इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, उसको लिखने का। Esteemed participants, Assalamu alaikum and good afternoon. पहले तो इरफान साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम का, क्योंकि जिसकी काफी जरूरत महसूस हो रही थी। क्योंकि हम सब जानते हैं अबॉर्गेशन ऑफ 370 के बाद अगरचे हमसे ये कहा गया कि एक नया कश्मीर बन रहा है, हम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो उस चीज को लेके जो हम देख रहे हैं, हम सेंटर में भी देख रहे थे एनसीपीआरआई और काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को लेके काम कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कुछ सालों से हम इस चीज में या तो डिसइंटरेस्ट देख रहे हैं या तो हम देख रहे हैं कि लोग मतलब सामना करना नहीं चाहते या सामने आना नहीं चाहते। अगरचे हम जानते हैं कि अबॉर्गेशन 370 के पास कम से कम 300 से ज्यादा नए कवानीन का निफाज हुआ है जम्मू कश्मीर में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनका जो मेन जो था जिससे वो सारे कवानीन लोगों तक पहुंचते, और उन कवानीन का उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत कवानीन भी है, हम कह सकते हैं 370 के जो मरकज के कानून है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आम लोगों के पास वो चीजें अभी पहुंचे नहीं है। उसका जो बुनियादी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है कि गवर्नमेंट अब इनिशिएट नहीं कर रही है कि अवेयरनेस इन चीजों को करे, लोगों तक इन चीजों को पहुंचाए कि अगर हम आपको ये एक्ट दे रहे हैं, इस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज से आपको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से चूंकि जिस रेजिम में हम है, अगरचे ये क्राइसिस है, चाहे इंफॉर्मेशन को लेके या इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और खासकर रिफॉर्मेशन के लिए जो हमारा वॉचडॉग सिस्टम था या टूल था, उन चीजों को या तो गवर्नमेंट जानबूझ के लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, या उनका जो मैकेनिज्म था, आप अपनी मतलब करार साहब बोल रहे थे या इरफान साहब बोल रहे थे कि हमारी मतलब जो राइट टू इंफॉर्मेशन, हाँ हमने एक स्ट्रगल की थी 2009 में, तो एक खूबसूरत कानून दिया था लोगों को। एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हमने उस पे मतलब लॉबी किया था, उस पे रिसर्च किए थे, तो एक स्ट्रांग हमने वेपन दिया था लोगों के जो लोग भी पसंद करते थे और इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा देर रहा नहीं, क्योंकि उस पे हमने कम से कम 8-9 साल उस पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, अपना खून पसीना बहाया था और लोगों में वो चीज लाया था और लोग उसको बखूबी इस्तेमाल
इस्तेमाल भी कर रहे थे और एक अच्छा नतीजा भी था हमारे सामने। गवर्नमेंट में वो सब चीजें थी, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक हिसाब से वर्बली नहीं रिटन में सेट हुई थी। लेकिन चूंकि एबॉर्गेशन 370 के बाद इसमें चूंकि सेंट्रल लॉ में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसमें कुछ तरामीम हुए, जो हमें लगता है कि जो हमारा स्टेट का था J&K राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था उससे थोड़ा कुछ वीक है। अगर वीक उस चीज को निकाल के जो गवर्नमेंट को यहाँ पे करना था, अब सेंट्रल लॉ जो था राइट टू इंफॉर्मेशन का उस पे अवेयरनेस करना था। हमारी पेंडेंसीज थे हमारे, मतलब यहाँ पे आपको मालूम है कि हमने बहुत ज्यादा इस पे भी कोशिश की, एक आवाज बनाई थी हमें कि मतलब यहाँ स्टेट में एक इंफॉर्मेशन कमीशन, एक बेंच होना चाहिए। अगरचे मतलब ये इंफॉर्मेशन कमीशन बना नहीं सकते, लेकिन अगर एक बेंच ये बनाते, एक तो हमारे पेंडेंसीज जो थे वो मतलब उनका उन पे काम हो जाता, और जो दूसरे मतलब जो लोगों के पास अब ये है कि इस चीज को दोबारा इस्तेमाल करके गवर्नमेंट पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कम से कम रिटन में लॉजिकली सेट करे, ना कि वर्बली। क्योंकि हम हर कोई चीज जो हम अब जो आदत हुई है हमें, हर कोई चीज हम वर्बली सुनते हैं, लेकिन जहां पर लॉजिकली हम देख रहे हैं, ऑन पेपर हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज मतलब जो मैं इरफान साहब का बहुत शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने इनिशिएट किया, मतलब इस माहौल में कि हम दोबारा फिर से जुड़ गए। और जिस तरह से हमने स्ट्रगल किया था जम्मू कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन लाने में, उसकी अवेयरनेस में और दूसरी चीजों में, तो आज भी मुझे लगता है उस अवेयरनेस की, उस स्ट्रगल की दोबारा जरूरत है, इस चीज को गवर्नमेंट तक ले जाने की, इस चीज पे काम करने की, ताकि हम वर्बली दुनिया में ना रहे, हम लॉजिकली मतलब विद डॉक्यूमेंट इस चीज पे आ जाए कि हम ट्रांसपेरेंसी, हम अकाउंटेबिलिटी या हम रिफॉर्मेशन किसी सिस्टम में या गवर्नमेंट में सेट कर रहे हैं, सेट करे। तो इस चीज पे मतलब हमें आगे भी स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी। मैं इरफान साहब से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस चीज पे इनिशिएट करे, ताकि मतलब जो एक आवाज दब चुकी है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं, उस आवाज को हम दोबारा फिर से खड़ा कर सके, ताकि लोगों के पास एक वो टूल है अभी भी, मगर अगर चाहिए सेंटर का ही लॉ है, एक अच्छा टूल है, एक वॉच डॉग सिस्टम, मतलब एक वेपन है जिससे कि हम मतलब लॉजिकली गवर्नमेंट पे या जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेके या मतलब रिफॉर्मेशन को लेके, उस चीज को हम वो मतलब सेट कर सके, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। और मुझे एक जरूरी बात यहाँ पे याद आ रही है, क्योंकि जब एबॉर्गेशन 370 से पहले हर रोज कम से कम 10 से 15 फोन हमें आम लोगों के आते थे कि भाई ये आरटीआई हमें फाइल करना है, इस चीज पे क्या करना है, फर्स्ट अपील कैसे करनी है, सेकंड अपील कैसे करनी है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से तब एनसीपीआरआई या दूसरे मतलब जो वेटरन एक्टिविस्ट थे वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मालूम नहीं मतलब क्या मजबूरियां है कि वो भी चुप्पी साधे हुए। हर कोई चुप्पी क्यों साधा हुआ है, अगर मतलब ये लोग ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्मेशन पे अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। और मुझे लगता है कि आज भी कई सारे ऑफिसर्स का फोन आ रहा है जो मतलब जो पर्सनली जानते हैं, जिनको काम पसंद आता था, जिनको ये लग रहा था कि एक इससे एक निजाम बदल रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन से एक निजाम बदल रहा है, एक आम लोग के लिए जिनको किसी चीज के बारे में इल्मियत नहीं है, जिनके मतलब जिनको गवर्नमेंट की मतलब डेवलपमेंट की जरूरत है, जो इस चीज को मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनको जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स है, चाहे वो सेंटर के थे या स्टेट के, उन लोगों की वो मतलब जरूरतें हैं, लोगों को उन चीज पे मतलब हक भी है। तो मतलब उस चीज पे ऑफिसर्स भी कुछ थे J&K में, मतलब उनको जो ये पसंद आ रहा था कि नहीं एक मतलब लॉजिकली या रिटन में एक चीज सेट हो रही है, तो आज भी वो फोन कर रहे हैं कि मतलब आप अगर आपके पास ये सब एक निजाम था, हमारा आरटीआई फाउंडेशन एक अच्छा निजाम था, लोगों के सामने एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन थी, ये हमारे इरफान साहब या दूसरे लोग, हमारे करार साहब, सजाद साहब या दूसरे लोग थे, वो इसको मतलब विद रिसर्च
डॉक्यूमेंट को लेके गवर्नमेंट के सामने ला रहे थे, तो गवर्नमेंट भी उस पे मतलब अच्छी तरह से संजीदगी से सोच के उस चीज को पसंद भी करते थे और काम भी करते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से, चूंकि हमारे वेटरन एक्टिविस्ट जो थे हमारे इंडिया के, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, और हमें भी उम्मीदें है कि ये लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेवलपमेंट प्रो पीपल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, और खासकर रिफॉर्मेशन जो है उसके लिए हमें लॉजिकली सपोर्ट की जरूरत है। लॉजिकली मीन्स कि ये जो हमारे 300 से ज्यादा जो हमारे एक्ट्स आए हुए हैं, इनकी खासकर अवेयरनेस की जरूरत है, और इनका जो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, और उसमें खासकर जो पब्लिक कंसल्टेशन है या पब्लिक पार्टिसिपेशन है, या मैं कहूँगा हमारा जो दूसरे जो भी लवाजमात है जिससे ये सब चीजें फाल बन सकते हैं, ताकि आम लोगों को फायदा हो सके। और जो एक्टिविस्ट इस चीज को पसंद कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्मेशन आनी चाहिए, वो लोग भी इससे मतलब वो भी पसंद करते, वो भी सामने आ जाते। उनको भी लगता है कि शायद हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है, आम लोगों को फायदा मिल रहा है, और सिस्टम भी ठीक हो रहा है। तो मैं इरफान साहब से कोशिश करूंगा कि आइंदा भी मतलब हम इस चीज को लेके हमें फिर से स्ट्रगल करने की जरूरत है। फिर से हमें मतलब ये जो छुपी शादी हुई है, हम राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके ही बात करेंगे। ये हमारे पास एक वेपन है। अगर मरकजी सरकार ये दावा कर रही है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन तभी है जब आप लॉजिकली इस चीज को सपोर्ट करें। हमें नया कम से कम एक बेंच यहाँ पे बनाया जाए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, क्योंकि ये जो आप जानते हो कि टाइम फ्रेम जो काफी लेंथी हो गया इसमें सेंट्रल लॉ में, उससे लोग कुछ थोड़े इंटरेस्टेड है, और जोग्राफिकली हमें थोड़ा ये मुश्किल होता है कि इस चीज को फॉलो करना और इस चीज से बाद में फायदा हासिल करना। तो इस चीज को लेके हमें मतलब अगर एक यहाँ पे बेंच बनाया जाए, ताकि जो हमारी पेंडेंसीज है और जो लोग अभी भी इस चीज पे काम करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्मेशन पे, हम उस चीज को सेट कर सके और इस पे काम कर सके। थैंक यू इरफान साहब। थैंक यू साहब, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन कि अगर एक बेंच यहाँ पे बनाया जाए जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे जम्मू में रहे या कश्मीर में, या 2 बेंच बने, जम्मू के लिए एक और कश्मीर के लिए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सजेशन है। और आपकी बात की NCPRI और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी भी साइलेंट है इस चीज के मुद्दे, यानी JNK RTI इतना स्ट्रॉन्ग था जम्मू एंड कश्मीर में, अब वहां पे उसको डिग्रेड किया जा रहा है अभी तक, और कहीं पे कोई बात नहीं कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मेंशन हियर। और एक और चीज अपने पास भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम अभी देखें, मैं कल ही चेक कर रहा था, जो नरेगा की वेबसाइट है, रूरल डेवलपमेंट की नरेगा की वेबसाइट है, वहां पे मैंने देखा कि हर एक गांव में इस साल कागजों पे या वेबसाइट पे हर एक गांव में सोशल ऑडिट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने सोशल ऑडिट का नाम लोगों में सुना हो, उनको पता होगा सोशल ऑडिट क्या है। तो वेबसाइट पे लिखा है कि सोशल ऑडिट हुआ है, वहां पे ये भी लिखा है कि उन्होंने अपनी क्वायरीज उठा ली, कौन सी क्वायरी उठाई है वो भी लिखा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उसमें इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके लिए बाज़ाबिता गवर्नमेंट के मुलाजिमीन होते हैं जो वहाँ पे साइन करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यही होनी चाहिए थी कि हर एक की पार्टिसिपेशन, बट अनफॉर्चुनेटली that has not happened so far। हम यहाँ पे वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब का, तो जो हमारे इस टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वी वेलकम हिम, और उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। और सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता है कि हम जहाँ तक स्पीकर्स की बात है, मुझे लगता है कि अगर आज हम एक रेजोल्यूशन पास करें जो मेल के थ्रू सबको जाएगा, और वहाँ पे उसको सिर्फ सबने एंडोर्स करना है, मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिसमें ये हो कि एटलीस्ट अगर हम अपनी लेवल पे एक महीने में एक इवेंट करते, चाहे ऑनलाइन रहता या ऑफलाइन कहीं पे भी, क्योंकि RTA के टेकर्स हैं, जब लोग RTA की बात सुनते हैं वो तैयार होते हैं, मतलब चाहे RTA फाइल करने के लिए। मैं अपनी बात बोलूंगा कि मुझे रोज फोन आते हैं
रोज फोन आते हैं आरटीए के बारे में, आरटीए फाइल करना है, ये करना है। अभी मुझे फॉर एग्जांपल कल तक जो एक जगह पे क्या बोलते हैं इसको, चेयरमैन था म्युनिसिपल कमेटी का, अभी वो बात कर रहे थे कि मुझे आरटीए फाइल करना है, कैसे करना है, क्या करना है। मतलब आरटीए के टेकर्स है, हर एक बंदा सीखना चाहता है कि कैसे आरटीए फाइल करें, क्या फायदा है इस चीज का। अगर एक इवेंट एक महीने में हो जाता, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज होगी अगर इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। तो करार साहब, सजाद साहब, मकबूल साहब, आपकी क्या राय है इस चीज में? Sorry to interrupt you all here. Am I audible to everyone? Yes, करार। First of all, I would like to mention here a very important point. Until and unless there is government contribution, there is government intervention in this issue, we cannot reach to anywhere. This is very important. As I'm saying, whatever event we are going to conduct, whatever programs we are going to do, it's fine, we can do that. But prior to that, I'm saying it would have been very important. अगर हम इस चीज पे बात करेंगे, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इमीडिएटली आज की डेट में हमने ये डिसाइड करना चाहिए, यहाँ से हमने एक आरटीआई फाइल करना चाहिए चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी से हम ये कहेंगे कि जनाब आप हमें बताएं आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो आरटीआई एक्ट 2005 जेएंडके के साथ अमेंड हुआ है, अब तक आपके पास क्या डेटा, आप लोगों ने इसके लिए क्या किया है, और कितने फंड्स जो एलोकेट होते हैं इस चीज को अवेयरनेस के लिए, उसमें आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट। तो उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है हमने, इवन इफ वी नीड टू टेक एन अपॉइंट विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूटी, तो उसमें हमें ये चीज मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट। एट द सेम टाइम वी नीड टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन एज वेल। ये मेरी सजेशन है, रेस्ट इज योर ऑप्शन व्हाट यू वांट टू डू आल्सो, तो आप इसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओवर टू इरफान साहब। मैं इस सजेशन के साथ हूँ कि एक आरटीए फाइल किया जाए, वी विल डू इट। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये अपॉइंटमेंट का है, अपॉइंटमेंट भी मतलब अच्छी चीज है, अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए। we could at least discuss it with the chief secretary of our UT, और हम उससे ये बात करें, उससे पूछें कि हमारे साथ इस वक्त आरटीआई एक्ट में जो हो रहा है जेएंडके में, तो उसको हम कैसे एम्पावर करेंगे। लेट अस सी वी कैन प्रोवाइड देम द सजेशंस, और फिर हम गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं कि उन्हें क्या रेस्पॉन्स देना है इसके बाद। सही बात। मकबूल साहब। बिल्कुल सही। करार साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि मतलब लॉबी करना भी मतलब एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। अच्छी सजेशन है करार साहब की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सजाद साहब। यस सर, जबरदस्त। तीन चीजें अच्छी बात कही उन्होंने कि हम ऊपर से जब आरटीआई एप्लीकेशन डालेंगे तो हमारे पास एक ये रहेगा कि कितने पैसे आए हैं, कितने अवेयरनेस इनने की है, कहाँ इनने की है। तो उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट में ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास है तो क्यों नहीं किया, अगर किया तो कहाँ किया। वो तो सर जबरदस्त, अच्छा बोला। आपकी भी एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई। अब बातों में एक बात और आ गई कि आपने बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करें एप्लीकेशन, तो एक ही बनेगी, हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीज के पास भी डालेंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास भी डालेंगे। बिल्कुल। एक आरटीआई एप्लीकेशन बनेगी जो सर्कुलेट होगी सब में, फिर हम अपनी अपनी लेवल पे या सभी एक या आरटीआई फाउंडेशन के बिहाफ पे ही फाइल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी सजेशन है। लेकिन एक और चीज जो मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट भी उन लोगों को ही थोड़ा सा सपोर्ट देती है, लाइक उन लोगों का ही सुनता है कि जो कुछ करते हैं। मुझे लगता है साथ में अगर एक महीने में एक इवेंट हो जाता, फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में इवेंट होगा, वहां पे सजाद साहब जाएंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, और वहां पे उनको बताएंगे कि आरटीआई फाइल कैसे करना है। एक महीने में एक इवेंट, मुझे लगता है ये ज्यादा लेबोरियस नहीं है। आपका क्या कहना है इस चीज, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कल कि ये काम करते हैं। लाइक इससे पहले जो हमारे खुर्शीद गनी साहब थे, उनका ये कहना कि टू शो अप इन जिंदगी, दीज वर वन द वर्ड्स, एक बार उसने ये बोला था, इट मींस ही वाज नॉट आल्सो सैटिस्फाइड विद द वर्क। तो मुझे लगता है कि साथ में अपना काम भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तब तक काम नहीं करती है जब तक सिटीजन जो होगा वो अवेयर और वो एक्टिव होगा, तब तक मुझे लगता है वो भी काम नहीं करते।
तो आपका क्या कहना है इसमें करार साहब? क्या हम ये भी रेजोल्यूशन में लिखें कि 1 महीने में एक इवेंट हो? एज आई एम सेइंग कि हमें प्रेजेंट स्टेट्स के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसा आप भी बोल रहे हैं, मकबूल साहब ने बोला, सजाद साहब ने बोला कि अभी हमें प्रेजेंट स्टेटस पता नहीं है कि गवर्नमेंट के पास क्या प्रोसीजर है, क्या फंड्स है, क्या उन्होंने इसके लिए कवानीन बनाए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो डिस्ट्रिक्ट्स को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डीसीज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से वो इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करके लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। तो जहां तक अभी हमें लग रहा है बीइंग एन एक्टिविस्ट, क्योंकि वी यूज्ड टू गेट अटैच्ड विद द हमारा रोजमर्रा का कंसर्न होता है प्रिंट मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। आप मुझे बताएं, जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, आप मुझे बताएं कहीं पे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि कहीं पे कोई इवेंट हुआ है आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग? यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कहीं पे हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता है इट इज अंडर द टेबल, अभी इस पे चादर छाई हुई है, तो अभी हमें इसको जिंदा करना है। वी नीड टू वेक देम अप, और हमें इस गहरी नींद से गवर्नमेंट को जगाना है। तो हमें बताना है उनको कि ये जो आरटीआई एक्ट J&K में, इसको आपने डिसएम्पावर किया है, हमें इसको एम्पावर करने के लिए आप हेल्प करें, आप हमें असिस्ट करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो है हायर लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब की लेवल पे इस चीज को उठाना है। वी नीड टू टेक अपॉइंटमेंट विद देम, और हम उसको अपनी सजेशंस देंगे, उसको हम बताएंगे, आप बताइए, आपके डीसीज ने, आपकी हर डिस्ट्रिक्ट की आप हमें बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या किया इसके रिगार्डिंग। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा सा ये प्रिंट मीडिया में भी आ जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ जाएगा, सोशल मीडिया में आ जाएगा, थोड़ा सा एक असर पैदा होगा, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। और इससे सिर्फ जनरल पब्लिक को बेनिफिट नहीं है। RTI Act is not only helping the general public, it also helps the government employees as well. आप देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे, देयर इज कंप्लीटली अ ब्यूरोक्रेटिक पावर, और आज की डेट में आप देखेंगे एक एम्प्लॉय को दबाया जाता है। बड़े ऑफिसर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, वो छोटे एम्प्लॉयज को दबाते हैं, क्योंकि आज की बात आपके पास कोई लोकल एमएलए नहीं है, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो इनका भी इसमें फायदा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी इसमें बेनिफिट है। तो इस तरह से एक वो डर रहता था, हम ये कहेंगे एक डर रहता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दिल में भी, और सिटीजन के दिल में भी, कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरी चोरी कल पकड़ी जाएगी। एम्प्लॉय को भी डर लगता था कि अगर मैं चोरी करूंगा मेरी चोरी कल पकड़ी जाएगी। तो हर एक बंदा जो था वो अपने आप को समझता था कि आई एम अकाउंटेबल। तो वो अकाउंटेबिलिटी आज की डेट में, जैसे मकबूल साहब ने बोला, कि वो अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नजर नहीं आ रही। वो रिफॉर्म्स हमने लाने हैं, वो चीजें हमने करनी है। तो मुझे लगता है इरफान साहब, अगर आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फ्रेम करेंगे इसके रिगार्डिंग, उसके बाद हम उस आरटीआई एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, हम इस पे बात करेंगे, वो पॉइंट्स आप बताएंगे। कोई पॉइंट अगर कोई एडिशन में चाहे तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। मगर प्रायर टू दैट मैं ये चाहता हूँ, हमने सबसे ज्यादा हमने कोशिश करनी चाहिए, वी नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट में हम जो है अपना मेमोरेंडम जो हम पेश करते हैं गवर्नमेंट को, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आज का वो टाइम नहीं रहा जब हम आई रिमेम्बर व्हेन खुर्शीद गनाई साहब यूज्ड टू बी द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उनने हमारे साथ अपॉइंटमेंट की जब वो एडवाइजर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर थे उस टाइम पे। उनके साथ हमने अपॉइंटमेंट की, सिविल सेक्रेटरीट में हमने उनके साथ बात की। कितना अच्छा रेस्पॉन्स था उनका, कितनी अच्छी उनकी कहेंगे हम कि कितना पॉजिटिव रोल था उनका। लेकिन आज आप मुझे बताएं, आप अगर आज करेंगे, आज आपके पास इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मैं लग रहा हूँ कि हमने आल्सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली हमने जो है मीडिया का भी अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। मीडिया को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, और मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को उठाएं, इस चीज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इस वक्त जो आरटीआई एक्ट की कंडीशन है वो क्या है। तो इसके लिए अगर हमने कभी मीडिया को भी इन्वाइट करके इनके साथ एक मीटिंग करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो हम अपने पॉइंट्स रख के गवर्नमेंट को बताएं कि इस तरह से इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये मेरी सजेशन है, रेस्ट यू कैन आल्सो गिव योर सजेशंस एज वेल। तो ओवर टू यू इरफान साहब, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या मकबूल साहब कुछ बोलना चाहे, ये क्या बोलते हैं, सजाद साहब भी कुछ बोलना चाहे। ओवर टू यू इरफान साहब। सजाद साहब, मकबूल साहब, कोई और सजेशन है? देखिए इरफान साहब, मैंने पहले ही कहा कि हाँ, हमारे मतलब जो सिनेरियो के हिसाब से हमें दोबारा जिस तरह हमने
2009 में स्ट्रगल की थी जम्मू कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन को लाने के लिए, इसी तरह आज हमें मतलब दोबारा से स्ट्रगल शुरू करनी है कि इस चीज को लॉजिकली गवर्नमेंट और सेंटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी वर्बली नहीं चाहते हैं, हम इस चीज को लॉजिकली चाहते हैं। तो इस ज़िम्न में हमें मतलब सामने आना पड़ेगा विद रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, हमारी मीटिंग्स अगर हो जाए, और खासकर जो प्रैक्टिकली हमें कुछ आरटीआई फाइल करने पड़ेंगे वो ज़रूरी है, चाहे हमें वो सेंटर में करनी पड़े या यहाँ के गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी के पास करने पड़े या एलजी के पास करने पड़े। तो मेरा मकसद यही है कि दोबारा से जिस तरह हमने इससे पहले स्ट्रगल की थी, जद्दोजहद की थी, कोशिश की थी उस टाइम ये अंडरस्टैंड करवाने में कि नहीं जी आरटीआई हमारा कानून है, हक है, आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा और इस चीज को आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट हुआ भी था बहुत मतलब लोगों को समझ भी आया था और गवर्नमेंट को भी ये पता था कि नहीं जी जहां से आरटीआई आया है इसको जवाब देना ही देना है। लेकिन उस चीज पे जो मतलब अभी 3 सालों से थोड़ा ये है, तो उस चीज को लेके हमें फिर से मैदान में आना पड़ेगा। जो जिस तरह से हमने उस टाइम खासकर इरफान साहब हमारे रिसर्च के जाने माने कश्मीर के जाने माने हैं, तो वही प्रोसीजर हमें दोबारा दोहराना पड़ेगा, वही स्ट्रगल को लेके, वही सब चीजें लेके, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि ये जब भी कोई चीज लॉजिकली आती है, एक्ट है हमारे पास, कानून है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमें सामने आना पड़ेगा दोबारा से। थैंक यू इरफान साहब। इरफान साहब, हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे हम एक सोशल मीडिया पे एक ड्राइव चलाएंगे, कुछ ऐसा नया ये आरटीआई में ऐसा है, क्योंकि अगर हम थोड़े से भी कुछ नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी आरटीआई के बारे में भी उतना भी नहीं है, उतना चर्चा नहीं, सभी को लग रहा है कि ये दफन हो चुका है, आरटीआई एक्ट दफन हो चुका है। अगर हम एक जैसे कि आज हमने किया, मैं सोच रहा था कि इसको भी हम शेयर करेंगे अपने फेसबुक पेज पे, या कोई भी इवेंट हो, या कोई भी इसके बाद कोई भी इवेंट या कोई भी काम, कोई जैसे हम हर संडे ये भी रख सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकता है कि हम आरटीआई कैसे डाल सकते हैं, तो उसमें आप कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हो उस पे। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कुछ सक्सेस स्टोरी अपनी, जैसे हम छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी हम बोल सकते हैं। करार साहब अपने फेसबुक पे अपने अकाउंट पे लाइव आ जाएंगे, आप या मैं अपने अकाउंट पे, कोई और भी, उससे भी एक अवेयरनेस जनरेट हो जाएगा पब्लिक में कि ना आरटीआई फिर से हुआ है। ऐसा मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया भी इसमें, जैसे ट्विटर पे भी हम ये कर सकते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक या फेसबुक पेज, उस पर भी हम अपना ये कर सकते हैं। तब तक जब तक हम आरटीआई एप्लीकेशन डालेंगे अपने जैसे मीटिंग करने हमें सेक्रेटरीट में किसी के साथ, तब तक हम ये आरटीआई जो आरटीआई रिलेटेड है वो हम अपने पेज पे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले फिर से आरटीआई आई है। जी सर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये अच्छी सजेशन है कि सोशल मीडिया पेज को फिर से रिएक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि आरटीआई जिंदा है। शायद मुझे ये अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ता है कि 2020 में हमने बडगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक इवेंट रखा था, आरटीआई जिंदा है, तो बट अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड आ गया, जिसकी वजह से वो इवेंट नहीं हो पाया। नहीं तो वो इवेंट कंफर्म था कि वो होना था वहाँ पे, आरटीआई जिंदा है, इवेंट करना। मुझे लगता है एक रेजोल्यूशन फिर पास हो जाए जो कंक्लूजन में होगा। एक करार साहब की सजेशन के गवर्नमेंट के साथ बैठने की जरूरत है, दैट इज इम्पोर्टेंट किया जाए। सेकंड, एक आरटीआई एप्लीकेशन चीफ सेक्रेटरी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइल हो, जिसमें सजाद साहब की भी सजेशन आई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एक और चीज मकबूल साहब की, लॉबीज़म इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक लॉबीज़म नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें, मतलब एक्टिविस्ट या एक्टिव पर्सन सीजन्स, ये तब तक पॉसिबल नहीं है कि वो खुद ही इसको कर पाए। तो एक और सजेशन थी करार साहब की, जिसको शायद हमारे मीडिया पर्सन यहाँ पे सुन रहे हैं, कि मीडिया के सपोर्ट की जरूरत है। शायद नेक्स्ट इवेंट मैं सोच रहा हूँ, मेरी ये सजेशन होगी कि मीडिया के साथ भी रखें, कि वो इन चीजों को हाईलाइट करें। अगर आपको आरटीआई के रिलेटेड सिंपल सी भी स्टोरी आती है, एटलीस्ट उसको टेक अप करें अपने मीडिया रिपोर्ट्स में या न्यूज रिपोर्ट्स में।
तो मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मीडिया को शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली 4th या 5th पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी का, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी तरह आरटीए भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। अगर आरटीए को निकाल देंगे तो शायद सारा डेमोक्रेटिक सेटअप कमजोर हो रहा है। So I thank everybody here who participated in this event today, especially our speakers, Karar Saab, Maqbool Saab, Sajjad Saab, और Dr. Idris Badrani Saab. I once again thank you all for participating here. Thank you very much, and I hope and expect हमारी स्ट्रेंथ ऐसी होगी कि हम फ्यूचर में भी ये इवेंट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you all.